अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट से, जहां दिलसोज वाकया पेश आया। मदरसे ना जाने पर मां ने बच्ची के हाथ बांधे, कमरे में बंद किया और पड़ोस में चली गई। सहमी हुई बच्ची ने मां को देखने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की तो तवाजुन बरकरार न रख सकी और छठी मंजिल से गिरकर जान बहक हो गई। पुलिस ने वाकया कत्ले खता करार देकर मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। संगदिली, बेहिसी, गफलत या लापरवाही, ऐसी गलती कि अपनी ही गोद उजाड़ ली। कराची में लियारी खड्डा मार्केट में छठी मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत का मुकदमा मां के खिलाफ कत्ले खता की दफा के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में शामिल है कि वालिदा कुबरा ने मदरसे न जाने पर 6 साला सवेरा के दोनों हाथ बांधकर कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोस में चली गई। बच्चों को डरा रही थी ना, तो मैंने से कहा कि मैंने कहा कुबरा बेटा नहीं डराया करना, बच्चों का दिल फट जाएगा। बच्ची डरी, घबराई, माँ को देखने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की तो हाथ बंधे होने की वजह से तवाजुन न रख सकी। मैंने इसको डराने के लिए इसके हाथ पलंग से बांधे खाली। लेकिन सवेरा मदरसे क्यों नहीं जा रही थी? ट्यूशन टीचर ने बताया, सवेरा ने कहा कि बाजी ने ना, मैंने छुट्टी करी ना तो मुझे मोमबत्ती के वो जो टिपके ना मेरे हाथ पे गिराएंगे वो। अगर मदरसे में बच्ची के साथ ऐसा सुलूक होता था तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? कमसिन सवेरा की अलमनाक मौत के बाद समा के प्रोग्राम 7 से 8 की टीम इलाके का दौरा करने गई तो दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए। कोई बोला सवेरा उस्तानी के तशद्दुद से डरी हुई थी। किसी ने बताया कि मौत के वक्त सवेरा के दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। रोशन चेहरे वाली सवेरा, इसकी जिंदगी के जलते हुए दिए को किस जालिम ने बुझा दिया और क्यों? टीम समा को इस सवाल का जवाब उन गलियों से मिल गया जहां सवेरा खेला करती थी। उसकी बाजी ने क्या किया था? आपके बारे में चल रहा था, आपने बताया कि वो उसकी बाजी ने उसको मोम से जलाया था, इस तरह का कुछ क्या किया? उसने मुझे कहा तो था कि जलाया, पता नहीं अब जलाया भी था कि नहीं, कंफर्म नहीं। मैंने उसकी रस्सी खोली, दूसरे की, वो बहुत रो रहा था। मैंने कहा भी मैं इसकी रस्सी नहीं खोलूंगी तो उसका तो दिल फट जाएगा, वो 4 साल का बच्चा था ना। महल्ले वाले माँ से कहते रहे कि छोटी सी सवेरा पर ऐसा तशद्दुद न करो। वो बच्ची की आवाजें आ रही थी गिलेरी में से, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा देख कुबरा तेरी बेटी की आवाज आ रही है। बोला नहीं, मैंने तो उनको अंटी बांध दिया है। इमारत की छठी मंजिल से नीचे गिरने वाली सवेरा को जिस खातून ने सबसे पहले उठाया, उसका बयान दिलों को दहला रहा है। मेरे को ये भी पता नहीं था तो उसका हाथ बदला। फिर मैं अस्पताल में गई, उधर मेरे को पता चला तो इसका हाथ दोनों बंधा पड़ा। मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से पेश आएं, जैसा कि हमारा दीन इस्लाम, हमारा मजहब भी यही पैगाम देता है। मदारिस में तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मगर विफाकुल मदारिस के तर्जुमान हनीफ जालंधरी लाइल्म निकले। कहते हैं 10 साल में तशद्दुद के सिर्फ 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बार बार पूछे जाने पर भी कहते रहे कि असातिज़ा की कम से कम तनख्वाह 20,000 मुकर्रर है। मदरसे की उस्तानी का इंसानियत सोच तशद्दुद नन्ही सवेरा के जहन पर मौत के साए बन गए। कराची से फाटा तक कलेजे दहल गए। मगर जब वफाकुल मदारिस के सदर हनीफ जालंधरी से सवाल हुआ कि खुदारा बताइए ये क्या हुआ, उन्होंने वो कहा कि प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर पर्सन को बार बार पूछना पड़ा। आपकी इंतजामिया ने जो आपको रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 10 सालों में 2 से 3 मदारिस के अंदर ऐसे वाकयात हुए और आपने तंबीह करके मामले को खत्म किया, ऐसे ही हुआ? हाँ, उसके बाद दोबारा शिकायत कोई नहीं आई। यहाँ तक कि जालंधरी साहब ने असातिज़ा के मयार और कम से कम तनख्वाह पर भी ऐसी बात कही कि कानों को यकीन न आया। हर मदरसे के अंदर जो उनके अपने सोर्स कम होते हैं वो उसके एतबार से तनख्वाहें देते हैं। कोई मिनिमम तनख्वाह सेट की हुई है हनीफ साहब? कम से कम 15-20,000 भी होती है। ये है मदारिस के जिम्मेदार जिन्हें कुछ खबर ही नहीं, और अगर कुछ खबर है तो फिर एहसास नहीं, और अगर एहसास है तो सवेरा की आह को नकारा खुदा समझे। हनीफ जालंधरी साहब ने एक और दावा किया है कि मदारिस में कारी की तनख्वाह 15 से 20,000 है। क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं। हमारे सैलरी का इशू तो ये है
کہ ہمارے 8, 10, 12, 15 ہزار روپے ان کو سیلری دی جاتی ہے. 3 کلاسیں یہاں پر مدرسے میں جس کو 5-5 ہزار ماہانہ دے دیا جاتا ہے. میرے کو مہینہ وظیفہ 15,000 ملتا ہے اور بچوں کو تعلیم جو دی جاتی ہے دینی دنیاوی لحاظ کے معیار کے لحاظ سے دی جاتی ہے. ماہانہ کل 3 قاری صاحب کی سیلری ملا کر تقریباً 16,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے. دیکھیں ہمیں جو مدارس میں یا مساجد میں جو میکسیمم سیلری ملتی ہے وہ 10 سے 15,000 روپے ہوتی ہے. زیادہ تر جو قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کی سیلری تو 5,000 6,000 روپے ہوتی ہے. مدارس میں تقریباً 10, 12, 15 ہزار روپیہ تنخواہ ہوتی ہے. جامعہ کراچی کی طالبہ اقصیٰ محبوب عالم کی موت کیسے ہوئی کون معلوم کرے گا؟ اب تک تحقیقات ہی شروع نہ ہو سکیں. تحقیقات شروع ہوں بھی تو کیسے؟ اسپتال انتظامیہ اور پولیس تو معاملے کو مزید الجھانے میں لگے ہیں. عامر مجید کی رپورٹ دیکھیے. جامعہ کراچی کی طالبہ اقصیٰ محبوب عالم کی موت کیسے ہوئی؟ واقعے کی اب تک تحقیقات ہی شروع نہ ہو سکیں. سما تہلکہ خیز انکشافات سامنے لے آیا. لگتا ہے اسپتال انتظامیہ اور پولیس معاملے کو الجھانے کی کوشش میں لگی ہے کیونکہ جناح اسپتال کی رسید میں واقعے کی جگہ، تھانے کی حدود سب الٹا لکھا ہے. اقصیٰ محبوب کو اسپتال لانے والے صدیق نے بتایا تھا کہ 3 اپریل کو موٹر سائیکل کے پہیے میں دوپٹہ پھنسنے سے اقصیٰ مزار قائد کے قریب گر گئی تھی، جبکہ رسید میں جائے وقوع بفر زون درج کی گئی جو کہ تیموریہ تھانے کی حدود ہے، لیکن رسید میں فیروز آباد تھانہ لکھ دیا گیا. اور فیروز آباد پولیس سے پوچھا گیا تو انہیں بھلا واقعے کا کیا علم ہوتا، جبکہ 5 دن گزرنے کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن ہوا لیکن اس کا بھی ریکارڈ ہی موجود نہیں. آگے بڑھتے ہیں. لاہور میں 20 روپے کے تنازع پر 30 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا. مقتول پنکچر لگانے کا کام کرتا تھا. نامعلوم شخص نے مزدوری کی پوری رقم مانگنے پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. جہانگیر خان کی رپورٹ. 20 روپے سے شروع ہونے والا تنازع محنت کش کی موت تک جا پہنچا. افسوسناک واقعہ پیش آیا ساندہ کے علاقے میں. پنکچر لگانے والے ذوالفقار کی 4 روز قبل گاہک سے بحث و تکرار ہوئی. نامعلوم شخص 70 کی بجائے 50 روپے دینے پر بضد تھا. دل میں رکھی رنجش 4 دن بعد فائرنگ کی صورت میں نکال دی. مقتول کی 1 سال قبل شادی ہوئی، 2 ماہ کا بیٹا بھی ہے. ورثہ نے حکام بالا سے انصاف کی اپیل کی ہے. ہم انصاف چاہتے ہیں. ویسے چھوٹا زیادہ بچہ ہے 3 مہینے کا. اسی انصاف چاہنے اور بس کوئی نہیں چاہیے سانو. مقتول ذوالفقار کا قریبی ساتھی واقعے کا عینی شاہد ہے جس نے فائرنگ کرنے والے کو پہچان لیا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے قاتل کو ٹریس کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. اور ڈی جی رینجر سندھ محمد سعید کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی داروں نے سخت محنت سے جرائم پر قابو پایا. ملک میں 90% جرائم موٹر سائیکل پر کیے جاتے ہیں. موٹر سائیکلز کی مانیٹرنگ سے 2 سال میں جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے. کراچی کے نجی ہوٹل میں تقریب سے خطاب میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد سعید کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا جرم نہیں جو کراچی میں نہیں تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی محنت سے جرائم پر قابو پایا. زیادہ تر جرائم موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں. 90% of the crime today all over the country is happening on motorcycle. There are such smart solutions available within our country and across the borders today. You can buy them off the shelf anytime and cheap solutions where you can have complete oversight and control over the movement of motorcycles and it can be done in 1 to 2 years time. میجر جنرل محمد سعید نے کہا کہ حالیہ 2 بڑی وارداتوں کی حاصل کی گئی 39 ویڈیوز میں کسی کا چہرہ واضح نہیں تھا. اس کے باوجود اہم کیسز حل کیے. Very serious incidents of last 3 months. One attempted target killing in this month, another target killing 3 months back of a political leader. We had 21 in one case and 18 in another case. 39 video footages. And not in a single video footage we can see the faces of the vehicle numbers. And yet we are delivering. پولیس کی جانب سے منعقد ریٹریٹ ورکشاپ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، آئی جی سندھ کلیم امام اور امریکن کونسل جنرل سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی. کیمرامین ایم کامران کے ساتھ سعود بن مرتضی، سما، کراچی. کراچی میں رواں ماہ فائرنگ کے مختلف واقعات میں 1 پولیس اہلکار اور تاجر سمیت 19 افراد کو قتل کر دیا گیا. مزید بات کریں گے چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد، کتنے عرصے میں اور کن علاقوں میں زیادہ تر یہ قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں؟
सिदरा देखिए, ये अप्रैल की 11 दिनों का डेटा है और इन 11 दिनों में 19 अफराद फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में जामा हुए हैं। ये फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात थे, मुख्तलिफ इलाकों में ये पेश आए। 34 अफराद जो है वो इन वाकयात में जख्मी भी हुए हैं। खारादर में एक ताजिर का कत्ल किया गया था, सलीम, वो इसमें जो है वो शामिल है। और साथ ही साथ जो 2 अफराद जिन्हें डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया, एक वाकया जमान टाउन में, कोरंगी जमान टाउन में एहसन का पेश आया जो कि 16 साल का नौजवान था, और एक नॉर्थ नाजाबाद में सलीम नामी शख्स को जो है वो कत्ल किया गया, वो भी डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। इसी तरह दरख्शां थाने की हदूद में डिफेंस में फायरिंग से पुलिस एहलकार खालिद का जो है वो कत्ल हुआ। तो फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात हैं। गुज़िश्ता 11 दिनों में 19 अफराद का कत्ल हुआ है, जबकि 19 अफराद कत्ल हुए पिछले 11 दिनों में। अहमद रहमान खान, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में बीवी, बेटी और बेटे को जलाने का केस, पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुलजिम, उसकी बहन और भाई को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम जुनैद बैरून मुल्क से आने के बाद एक होटल में ठहरा था। मुलजिम ने रात को एक पंप से पेट्रोल खरीदा। पंप के मुलाजमीन ने भी मुलजिम जुनैद को शनाख्त किया। मुलजिम जिस वक्त होटल से गायब हुआ, उसी दौरान ये वाकया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की 2 नौ मुस्लिम बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। घोटकी की 2 लड़कियों के मजहब की तब्दीली का मामला, इंक्वायरी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। आई.ए. रहमान ने बताया कि दोनों लड़कियों ने बज़ाहिर मर्जी से मजहब तब्दील किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सिंध इस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ऐसे मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। ये बात तय है कि जबरदस्ती का मामला नहीं। वालिदैन की तसल्ली के लिए इंक्वायरी कराई। सेक्रेटरी दाखिला भी अदालत में पेश, बताया कि आसिया और नादिया बालिग हैं। रुकने असेंबली रमेश कुमार का कहना था कि असेंबली में बिल पेश किए, लेकिन लगता नहीं कोई पेशरफ्त होगी। क्लियर आ गया कि इस्लाम से मुतासर होकर नहीं गई है, फैसिलिटेट होके गई है। अदालत ने दोनों लड़कियों को अपने शोहरों के साथ रहने की इजाजत दे दी। अदालत की वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को लड़कियों का तहफ्फुज यकीनी बनाने की हिदायत। इंक्वायरी कमीशन को 14 मई तक हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म दे दिया गया। नौशहर फिरोज में 15 साला लड़की को अगवा करने का केस, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 7 मुलजिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। खानदानी तनाज़े पर लड़की को अगवा क्यों किया, अदालत ने मुलजिमान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कहा माफी मांगो वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। लड़की के वालिद ने अदालत को बताया कि मुलजिमान के खानदान की लड़की ने पसंद की शादी की, बदले में मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया। अदालत ने कहा जुमे तक सुलह न हुई तो अदालत जमानत पर फैसला जारी कर देगी। शहरियों से नैब अफसर, FIA एहलकार और कस्टम अफसर बनकर लूट मार करने वाला गिरोह इस्लामाबाद में पुलिस ने धर लिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नैब, FIA और कस्टम के जाली अफसर बनकर लूट मार करने वालों से अवाम रहे होशियार। इस्लामाबाद में CIA ने ऐसे ही धोखेबाज लुटेरों का गिरोह धर लिया। मुलजिमान तलाशी, कवायफ और रिकॉर्ड चेक करने के बहाने गन पॉइंट पर वारदातें कर गुजरते थे। ये गैंग तरीका ये होता था कि एरिया सेलेक्ट करते थे और एरिया सेलेक्ट करके गाड़ी में आर्म्ड पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे पहुँचते थे। दरवाज़ा जिस गली में वीरान हो उसमें घुसते थे और फिर जो दरवाज़ा खुला होता था जिस घर का, उसमें घुस जाते थे और वहाँ पे इब्तिदाई तौर पे अपना तारुफ फौरी तौर पे करते थे कि हम नेब, कस्टम या FIA के हुकाम हैं और हमने सिर्फ तलाशी लेनी और कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। अपने तरीके वारदात से अहम और हसास इदारों की साख दाव पर लगाने वाले जराइम पेशा अनासर की भी सुन लीजिए। 2010 में शुरू किए थे वारदातें, लाहौर में किए थे, तो जेल से निकला है तो रिकॉर्ड आजकल की वजह से ना मैं फिर पकड़ा गया था। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा है कि कोई भी कार्रवाई करने वाले सरकारी एहलकारों की असलियत जांचने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। और बज़ाहिर वेल्डिंग का काम मगर पसे पर्दा धंधा शहरियों से लूट मार का। रावलपिंडी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस गैंग धर लिया। मुलजिम कहते हैं खर्चा पूरा करने के लिए वारदातें शुरू की तो चस्का ही पड़ गया। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी की सड़कों पर शहरियों से लूटमार करने वाले लुटेरे कानून की गिरफ्त में आ गए। कासिम, ताबिश और ज़ियारत गुल ने 1.5 साल से शहरियों की नाक में दम कर रखा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन 5 रुकनी डकैत गैंग का आसान हदफ होती थीं। ये जो गिरफ्तार किया है गिरोह, ये खासकर ख़वातीन को टारगेट करता है। जो ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती हैं, ये उनका पर्स और मोबाइल छीन के ये भाग जाते हैं
اور یہ پنڈی کے مختلف تھانوں میں یہ مطلوب ہیں۔ ملزمان جیل یاترا کے باوجود بھی نہ سدھرے، جرائم نگری میں قدم رکھنے کی انوکھی مجبوری بھی بتا دی۔ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا سر، اس میں اخراجات میرے پورے نہیں ہیں، بس یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے واردات شروع۔ موٹر سائیکل پہ انہوں نے واردات کی ہے اور ان میں انہوں نے میرا بھی نام لے لیا ہے اور مجھے بھی انہوں نے پکڑوا دیا ہے۔ ایک طرف لٹیرے گروہوں کی گرفتاریاں تو دوسری جانب مسلسل بڑھتے اسٹریٹ کرائم، پولیس ہی نہیں دیگر انتظامی اور سماجی اداروں کی کارکردگی پر بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ صداقت علی، سما، راولپنڈی۔ اب خبر ہے سیالکوٹ سے، جہاں پر ایک ہی خاندان کے 3 افراد نہر میں ڈوب گئے۔ دادا اور دادی کی لاشیں نکال لی گئیں جبکہ پوتے کی تلاش جاری ہے۔ شہزاد احمد کی رپورٹ۔ پسرور کے علاقے باسی والا میں افسوسناک واقعہ۔ نہر پر جانے والے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ڈوب گئے۔ نہاتے نہاتے ازن کا پاؤں پھسلا، پہلے دادا اس کے پیچھے گیا اس کو بچانے، وہ بھی نہیں بچا سکے، پھر دادی گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں پہنچی اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد سیما بی بی اور عبد المجید کی لاشیں نکال لی۔ میتیں گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ کیمرامین آئزک کے ساتھ شہزاد احمد، سما، سیالکوٹ۔ گجرات کی تحصیل کھاریاں میں 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا، فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ مزید بات کریں گے سما کے نمائندے ذوالفقار حیدر سے۔ ذوالفقار، اس واقعے سے متعلق پولیس کا کیا بتانا ہے؟ جی سدرا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آج دوپہر کو 2 گروپوں کے درمیان جو ہے یہ معمولی تلخ کلامی کے بعد لڑائی ہوئی تھی، جو آج رات کو شدت اختیار کر گئی اور 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ہی گروپ کے 3 نوجوان جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے اور ملزمان جو ہیں فائرنگ کرنے والے وہ فرار ہیں۔ ڈی پی او گجرات سید علی محسن سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قتل ہونے والے اس افسوسناک واقعے میں قتل ہونے والے افراد ہیں، ان میں محمد عثمان، محمد عرفان اور محمد افضل شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس اس واقعے کی تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ آپ کا شکریہ ذوالفقار حیدر۔ اور خورشید شاہ نے بھی حکومت کی معاشی پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں حکومت کا IMF سے ڈالر کی قیمت 150 روپے کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ وہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 2012-13 کی GDP گروتھ تھی 3.8، آج 2018-19 میں ان کی گروتھ ہے 3.4۔ ڈالر پہ ان کی ایگریمنٹ ہو گئی ہے IMF کے ساتھ 150 کی۔ BISP دی پہلے بھی انکم سپورٹ پروگرام کر کے روٹی کھاؤ، اور یہ روٹی چھین رہے ہیں۔ 16,000 ارب 6 مہینے میں قرضہ کوانٹم میں قرضہ۔ بیچارے لوگ ہیں نا ان کے پارٹی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان افلاطون کی دوسری روح آئی ہے، یہ جو بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر نے حمزہ شہباز پر کڑی تنقید کی۔ بولے اومنی گروپ اور حمزہ شہباز کیس میں زیادہ فرق نہیں، جتنا مرضی چیخ پکار کر لیں NRO نہیں دیں گے۔ حماد اظہر نے بتایا کہ ایمنسٹی اسکیم اسی ماہ پیش کر دی جائے گی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ وزیر مملکت حماد اظہر کی اسلام آباد میں دھواں پریس کانفرنس۔ حمزہ شہباز پر کڑی تنقید، بولے جتنی مرضی چیخو پکار کریں NRO نہیں ملے گا۔ ایک حواس باختہ شخص دیکھا جو چند روز پہلے تک تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا، لیکن اب کیونکہ ضمانت ہو گئی ہے تو ان کی گیدڑ ببکیاں جو ہیں وہ پورے پاکستان نے دیکھی۔ زرداری کے کیس میں، اومنی گروپ کے کیس میں اور حمزہ شہباز کے کیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ حمزہ صاحب کے آپ مولانا فضل الرحمان سے جتنا مرضی مل لیں، آپ جتنا مرضی آصف زرداری سے بغلگیز ہو لیں، اب آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ حماد اظہر نے معاشی تباہی کا ذمہ دار بھی نون لیگ کو ٹھہرا دیا۔ یہ امید بھی دلائی کہ زیر سمندر تیل کے خزانے ملنے سے معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تو ابھی سختی کا دور ہے جس سے پاکستان کی معیشت گزری ہے، یہ براہ راست اس کی وجہ وہ خسارے ہیں جو مسلم لیگ نون نے پیدا کیے۔ اسحاق ڈار نے پچھلے 5 سال میں تمام معیشت کی جو فگرز تھیں وہ غلط بتائی ہیں۔ وزیر مملکت برائے ریونیو نے صحافیوں کو غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ ایمنسٹی اسکیم اسی ماہ پیش کر دی جائے گی۔ اسکیم کو پارلیمنٹ میں لانا ہے یا آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنا ہے، یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔
PTI के सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद कहते हैं कि पार्टी के नए आइन में वफादारी तब्दील करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। जो नहीं मानेगा वो उसी दरवाजे से बाहर जाएगा जिससे वो दाखिल हुआ था। जहांगीर तरीन और शाह महमूद के इख्तलाफात पर दरमियानी रास्ता निकालना होगा। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ लोग इस बात के मुखालिफ थे कि लोगों को एंटर न होने दें, लेकिन अगर वो ये साबित करें आने के बाद कि वो जी हमारे रंग में नहीं रंगा गया, तो मेहरबानी करें साइड लाइन पे हो जाए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे महीने भर में आइन लागू हो जाएगा। जहांगीर तरीन खान ने पार्टी के लिए बहुत काम किया। ये उनका रोल हम पार्टी में भूल तो सकते नहीं, ना उसको ज़ीरो कर सकते। उनके जो लोकल पॉलिटिक्स के खदोखाल हैं और जो डायनेमिक्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं इनकी रिलेशनशिप को। जितनी आवाम की हमने तवक्कुआत हमने बात की थी और वो हमें क्योंकि मुकम्मल डेटा मुयस्सर नहीं था, तो गालिबन अगर वो मुयस्सर होता तो हम वहाँ तक आवाम की तवक्कुआत को शायद ना ले जाए। प्राइम मिनिस्टर के बगैर ना कोई डील हो सकती है, ना होगी। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित नहीं करेगी कि दे आर डिलीवरिंग, आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इंशाअल्लाह मुद्दत पूरी करेंगे। नॉट ओनली दैट, हम तो 5 साल आगे देख रहे हैं। अब आपको ये बताएं कि JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मैदे की तकलीफ और सर चकराने की शिकायत पर निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर्स ने तबीयत को बेहतर करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बिगड़ गई, इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। इलाज के बाद मौलाना ने बताया कि अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। थोड़ी बड़ी तकलीफ रही है मुझे सब चकराने वाली, लेकिन आज दोपहर में कुछ ज़्यादा ही हमला हुआ और फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर साहब मेरे पास पहुंच गए। वो मुझे चेक कर ही रहे थे कि इस दौरान मुझे उल्टी वगैरह भी आई। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह इससे पहले नवंबर 2016 में भी कई रोज अस्पताल में रह चुके हैं, जबकि जनवरी 2017 में उनका लाहौर के अस्पताल में पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ था। पेशावर का रिहायशी हकीम खान बेटी के इलाज के लिए कराची जिना अस्पताल पहुंच गया। कहता है कराची पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कागज में नहीं दिखाया, बोला साहब अभी मुहर मारा, दस्तखत किया था, फिर भी 10-12 सवारी बैठा था, पैसेंजर बैठा था, उसको उठा रहा था, इसका बैग में चेल रखता था, बोलता इसका इतना पैसा। हम इधर ऐसा खड़ा था, हमारा पूछता था नहीं, उधर हमारा लड़की रो रहा था। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर खुदाई और मुतबादिल रास्तों का ऐलान न करने से शहरी रुल गए। नीपा चौरंगी से जामिया कराची जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। अली हसनैन की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के मकीनों, कहीं जाना है तो थोड़ा पहले घर से निकलना, क्योंकि सड़क पर आते ही ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर बगैर मंसूबा बंदी तामीराती काम के लिए खुदाई की गई तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों ने मुतबादिल रास्तों का ऐलान न करने पर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। तकरीबन 1 घंटा हो गया फंसे हुए। तो ये आप लोगों को पहले से मालूम था कि यहाँ रोड खोदा हुआ है? और नहीं, ऐसा कुछ मालूम नहीं था मुझे। तो आधा घंटा पौना घंटा हो गया और जाहिर है बहुत जरूरी जाना आ गया, मुझे क्या कर सकते हैं आप। नीपा चौरंगी से जामिया कराची जाने वाले रोड पर के इलेक्ट्रिक की 220 kV की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जा रही है। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक आज शाम तक रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हमारी सेकंड टीम आएगी, वो पूरी रात काम करेगी, ठीक है, और जैसे ही रोड क्रॉसिंग बन जाएगी हम फौरन इसको बैकफिल करके सारा मलबा उठा लेंगे। यूनिवर्सिटी रोड से अपनी मंजिलों को जाने वाले शहरी घर से निकलें तो अज खुद मुतबादिल रूट तय कर लें, ताकि मिनटों का सफर घंटों में ना बदले। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अली हसनैन, समा, कराची। और आपने हवेलियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं खानपुर की हवेली बागपुर ढेरी, जहां कभी अदालत लगा करती थी, लेकिन आज यहां वीरानियों का डेरा है। आबिद अली की रिपोर्ट में देखिए। कानपुर का सरसब्ज पहाड़ी इलाका बागपुर ढेरी, जहां फितरी हुस्न में घिरे ये खंडर वीराना, टूटे फूटे दरो दीवार, राजाओं की पालकी, ये सब कभी गवाह रहे हैं बड़ी शानो शौकत वाले माजी के।
कई एकड़ पर फैली 5 हिस्सों पर मुश्तमिल ये वसीउ अरीज हवेली क़याम पाकिस्तान से भी कई बरस पहले बागपुर के राजा शेर अली ने तामीर करवाई। पहाड़ी पत्थर ढोने और दीवारों में चुनने के लिए राजा साहब के मातहत 84 देहात ने हिस्सा लिया। राजा साहब की अपनी सिपाह थी, अपना कानून। तभी तो हवेली का 5वां हिस्सा कचहरी भी था और अदालत भी। इसे थाना कोई नहीं होने आया, बेचारी वो आप करनी है। 84 गाँव की मलकियत थी जी उनके पास। जो हमारे मेहमान थे वो बड़े आला मेहमान थे। कहा जाता है कि शाहाना दौर के उजड़े आसार भी अपने दामन में कई दास्तानें समेटे हुए हैं। ये जो घर बना हुआ है इसके नीचे अभी ये डबल स्टोरी है। इसके नीचे जो तहखाने हैं ना, इसमें अभी भी कहते हैं कि सेब है, कोई बंदा रात को इधर आ जाए तो उसको कुछ हो जाता है। खेत, बागात, चश्मों से घिरी इमारत, यहाँ आसार तो सब हैं, लेकिन वो शाही अंदाज अपने ही मज़ारात में खोकर रह गई। जमाना कैसे कैसे रंग बदलता है। जहाँ कभी 84 गांव के मालिक रहा करते थे, आज वही जगह एक उजाड़ बस्ती का मंजर पेश कर रही है। कैमरामैन अजय गुल के साथ आबिद अली, समा, बागपुर ढेरी, खानपुर। इस्तीफा दे दिया, केस की पैरवी नए वकील करेंगे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। सानेहा मॉडल टाउन पर नई JIT के खिलाफ केस। एडवोकेट जनरल पंजाब का तौहीन अदालत के नोटिस पर माजरत से मुसलसल गुरेज। वजीर आला पंजाब को अदालत में पेश होना पड़ गया। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फाजिल जज ने उस्मान बुजदार को मुखातिब करके कहा, वजीर आला साहब, आपको बताना था एडवोकेट जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस दिया है। उस्मान बुजदार ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं था। आज एडवोकेट जनरल से पूछा, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। केस की पैरवी के लिए पंजाब हुकूमत नया वकील मुकर्रर करेगी। वजीर आला के बयान के बाद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने 22 मार्च को AD ख्वाजा की सरबराही में सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली JIT के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। और BRT बहाना, परवेज खटक निशाना। जियालों ने खिलाड़ियों पर जवाबी वार कर दिया। BRT मंसूबे की तहकीकात और रेफरेंस दायर करने की दरखास्त लेकर चेयरमैन NAB के पास पहुंच गए। खैबर बैंक केस उठाने का भी ऐलान कर दिया। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नैबज़दा पीपल्स पार्टी ने शायद अब यही पॉलिसी अपना ली। बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में मुबैना करप्शन का मामला। वजीर दिफा परवेज खटक की साबिक वजारत आला के खिलाफ शिकायत लेकर जियाले रहनुमा नैब चेयरमैन के पास पहुँच गए। नैब से तहकीकात और रेफरेंस दायर करने की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2017 में BRT पिशावर 39.5 अरब रुपए की लागत से 6 माह में मुकम्मल होना था। लागत 100% बढ़कर 70 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुकी। मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। सारा मामला नैब कानून के आर्टिकल 9 और 10 की रूह से काबिल ताज़ीर जुर्म करार। आर्टिकल 18 के तहत तहकीकात और रेफरेंस दायर करने की इस्तदा कर दी। नैब चीफ से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जियालों का जारहाना अंदाज। पेशावर के अवाम रुल रहे, पेशावर की सकाफत तबाह हो गई। इस करप्शन के खिलाफ हमने दरखास्त दी है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि पूरी कार्रवाई करेंगे। जियाले रहनुमाओं ने खैबर बैंक केस में रेफरेंस के लिए नैब से जल्द रुजू करने का ऐलान भी कर दिया है। गिरफ्तार करना है तो कर लो, मर्जी से दूध बेचेंगे। कराची में शाकिर गुज्जर ग्रुप ने सिंध हुकूमत को खुला चैलेंज कर दिया। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट करेंगे। दूध तो महंगा ही बेचेंगे। शाकिर गुज्जर ग्रुप का सिंध हुकूमत को खुला चैलेंज। आ जाए गिरफ्तार कर लें। और पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इन्होंने हमें गिरफ्तार किया था और लोगों ने हमें थाने से छुड़ा लिया था जाके। तो ये अपना शौक पूरा करें। क्या सिंध सरकार शाकिर गुज्जर से निपटेगी? देखें, कमेटी बनी हुई है। जिस कमेटी को कमिश्नर साहब हेड करते हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं और उसमें डेयरी फार्मर्स भी हैं, उसमें होलसेलर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। शाकिर गुज्जर तो इजलास में भी ना आए। शाकिर गुज्जर के खिलाफ साई सरकार क्या करेगी ये तो देखा जाएगा, लेकिन दुकानदार अपनी खैर मनाएं, क्योंकि 44 दुकानदारों पर 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना हो चुका है। सिंध सरकार, कराची इंतजामिया और शाकिर गुज्जर के अलावा तमाम ही डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन फैसला कर चुकी है कि दूध महंगा नहीं होगा।
बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।